बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले 3 लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड लेक्चर के अंदर हम एनर्जी टाइप्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर चुके हैं, एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात कर चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो मेजर ग्लोबल चैलेंजेस दुनिया के जो हैं उनको उनसे जो किस तरीके से हम उनसे निपट सकते हैं उनके बारे में बात की थी। आज एक और चैलेंज लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये चैलेंज है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है और इसकी कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसे आज हम कवर करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि इसका ह्यूमन सर्वाइवल के साथ, इंसानी बका के साथ क्या ताल्लुक है। इस क्वेश्चन को हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर अब तक जितने भी क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस वाला हो या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला हो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट अभी प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर जो फाइनल एग्जाम के अंदर पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम कवर कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए वो ज़िंदा रह पाते हैं और अपनी तादाद में इजाफा करते हैं चेजाए के या मौजूदगी में किन की, एंटीबायोटिक्स की, जबकि नॉर्मली वो उनको या तो ख़त्म कर देती हैं या उनकी तादाद को रोक देते हैं। इट इज़ अ मेजर इशू इन माइक्रोबायोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ। तो इस डेफिनेशन को समझाने के लिए थोड़ी सी एक बैकग्राउंड स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसे होता है कि एक मेडिसिन में की एक डोजेज, सपोज कोई जो है एंटीबायोटिक है उसकी एक सिंगल डोज या 1 टैबलेट या 1 कैप्सूल जो है वो एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब उस पेशेंट ने वो 1 टैबलेट या 1 कैप्सूल कंज्यूम किया है, एक टाइम उसने यूज़ किया है और उसको फाका हो जाता है, उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा उसको बुखार होता है या कुछ अरसे बाद जब उसको दोबारा अटैक होता है, फिर वो वही मेडिसिन जो है उसका एक कैप्सूल या एक टैबलेट यूज़ कर लेता है और ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ अरसे बाद ऐसे होता है कि अब वो एक मेडिसिन या एक टैबलेट या एक कैप्सूल अब वो एनफ नहीं रह पाता या वो क्योर नहीं कर पाता, उससे डिजीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो पाती या सिम्टम्स क्योर नहीं होते हैं, जो पेशेंट है वो बेटर फील नहीं करता है। तो इस चीज़ के बिहाइंड द स्टोरी जो चीज़ है, जो फिनोमिनन है, जो मैकेनिज्म है, उसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात होती हैं कि वही मेडिसिन और उसकी वही डोजेज जिस डोज से किसी वक्त जो पेशेंट है उसको अफाका हुआ था, लेकिन अब वो पेशेंट जो है उससे बेनिफिट नहीं हासिल कर रहा या उसकी जो है हेल्थ वो बेटर नहीं हो पा रही। इसकी काजेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगी मिसयूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। समटाइम्स जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उस मकसद के लिए ही नहीं होती हैं, उस चीज़ की, उस डिजीज़ के लिए ही नहीं होती हैं जिनको कंज्यूम करवाया जा रहा होता है, जिस बीमारी के लिए उनको यूज़ करवाया जा रहा होता है। तो इसे हम कहेंगे मिसयूज़। एंड ओवर यूज़ से मुराद है कि अब एक प्रिस्क्राइब्ड या एक जो डिनोटेड वैल्यू है, नॉमिनेटेड डोजेज है किसी डिजीज़ के ख़िलाफ़ किसी एंटीबायोटिक की, जब उस डोजेज से हम ज़्यादा मिकदार बढ़ा देंगे कि हमें बुखार जो है उससे तो आराम हो नहीं रहा, चले हम एक सिरप का जो है वो स्पून की जगह पे दो स्पून जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं या डबल डोजेज यूज़ कर लेते हैं, तो ये कहलाता है ओवर यूज़। तो इसमें फर्स्ट पॉजिटिव का पहला पॉइंट है हमारे पास, यूजिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड। मिसाल के तौर पर कोई डिजीज़ ऐसी हो चुकी है कि उसकी जो इन्फेक्शन का जो काजर जो उसकी इन्फेक्शियस एजेंट है वो कोई ऐसा है जिसका ताल्लुक बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी से नहीं है, बैक्टीरियल बैकग्राउंड से नहीं है, तो इन दैट केस अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे तो एंटीबायोटिक्स उसमें फ़ायदा नहीं देंगे। यहाँ पर एक मिसाल से इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे वायरल इन्फेक्शन है, जैसे फ्लू वगैरह है, अगर उसके अंदर आपको एंटीबायोटिक कंज्यूम करेंगे तो एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट को बेटर नहीं कर सकेगी, बिकॉज उसकी जो मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक का वो एक्शन परफॉर्म करता है ऑन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेलुलर कंपोनेंट्स। लेकिन अगर पॉजिटिव वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक जो है वो इफेक्ट नहीं कर सके।
नेक्स्ट इज ओवर प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर्स। इसमें कई जो है वो फैक्टर्स आ सकते हैं। समटाइम्स डॉक्टर्स जो है वो जानबूझ के इस तरह का या जो है मिसलीडिंग बाय द पेशेंट, अगर आप उनको अपनी एज गलत बता रहे हैं या इंटेंसिटी ऑफ डिजीज गलत बता रहे हैं, जिसके नतीजे में मिस्टेकनली अगर वो ओवरडोज इसकी जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो जिसके नतीजे में फिर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल इसमें है जी एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरसेस लाइक कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट इज ओवर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज सेल्फ मेडिकेशन विदाउट प्रॉपर डायग्नोस। अब सेल्फ मेडिकेशन ये सबसे बड़ा इशू है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा इशू सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन से मुराद क्या होती है? अब किसी एक पर्सन को फ्लू हुआ, किसी एक पर्सन को कोई बीमारी हुई, उसको जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दे दी, बजाय इसके कि हम अपना टेस्ट करवाएं, अपना डायग्नोज करवाएं, हम उसके डायग्नोज में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उसी मेडिसिन को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो मेडिसिन इन द स्टार्ट हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा भी, बेनिफिट भी फ्राहम करे, लेकिन एट द एंड वो हमें उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है में मौजूद तमाम बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें मज़ीद जो है वो उस मेडिसिन के यूजेज से फ़ायदा नहीं होता। दैट इज़ व्हाट सेल्फ मेडिकेशन इज़। इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस इंतहाई ज़रूरी होती है किसी भी मेडिसिन, स्पेशली एंटीबायोटिक्स की यूजेज से पहले। एग्जाम्पल इसमें है जी यूजिंग एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन कॉज बाय वायरसेस लाइक कॉमन कोल्ड। अगर कॉमन कोल्ड हुआ है, नज़ला ज़ुकाम जिसको कहते हैं, इन दैट केस अगर कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ की जाएगी तो वो एंटीबायोटिक उसको जो है, ये हम सिर्फ ये सोचते हुए कि जी थकावट हो रही है तो ये वाली मेडिसिन ले लेते हैं, या हल्का फुल्का फीवर फील हो रहा है तो ये वाली मेडिसिन ले लेते हैं, तो ये सेल्फ मेडिकेशन भी इसकी एक काजिंग है, इसकी एक वजह है। इनकम्प्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मिसाल के तौर पर 14 डेज तक आपने कोई मेडिसिन यूज़ करनी है, या 21 डेज तक कोई मेडिसिन यूज़ करनी है, या 1 मंथ तक, 2 मंथ तक कोई मेडिसिन यूज़ करनी है, लेकिन 6 दिन में, 4 दिन में आपकी तबीयत या पेशेंट की तबीयत आपको बेहतर लग रही है, तो आप मेडिसिन खुद बजाय डॉक्टर से कंसल्ट किए खुद उस मेडिसिन को जो है वो अगर क्लोज कर देते हैं या उस ट्रीटमेंट को क्लोजर दे देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, तो ये भी एक वजह इसकी हो सकती है। पेशेंट्स आमतौर पर जो है वो एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर देते हैं जब उनको अपनी तबीयत बेहतर महसूस होती है। सर्वाइविंग बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया, अब जाहिर सी बात है अगर इसमें यहाँ पर एग्जांपल टाइफाइड की ली जाती है। टाइफाइड के केस में ऐसे होता है कि जो तबीयत होती है पेशेंट की वो इसी लेवल की होती है। पेशेंट का ये माइंड होता है कि मेरा बुखार उतरे जितनी जल्दी हो सकता है, गला उसका ठीक हो, बुखार उसका उतरे, और बाकी जो सिम्टम्स होते हैं, उसकी जो रूट कॉजेज होती हैं, पेशेंट को उनसे कोई लेना देना नहीं होता। उसका ये होता है कि मेरा बुखार उतरे, मेरा गला ठीक हो और मैं अपने काम कार पे, रोज़मर्रा ज़िंदगी पे वापस लौट जाऊँ। लेकिन जो डॉक्टर मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं वो लॉन्ग कोर्स होता है, जिसमें जो है वो डोजेजेस काफ़ी सारे प्रोलॉन्ग टाइम तक वो मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो उसके जो बैक्टीरिया बच जाएंगे वो फिर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप कर लें। नेक्स्ट इज ओवर यूज इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। अब ओवर यूज अगर हम एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के अंदर करेंगे तो वो भी कई हिसाब से जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे वो एनिमल ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, जिनमें कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया। जो पैथोजेनिसिटी काज करते हैं, बीमारी काज करते हैं, उनको हम बैड बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव, जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म डाइजेशन को बेहतर करते हैं, एंटीऑक्सीडेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ये जो है इनको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि इंटरनल इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है और जिसके नतीजे में लाइफ जो है वो सर्वाइव कर पाती है। तो जब ओवर यूज होगी लाइफ स्टॉक में तो उसके नतीजे में ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो है उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर टू ह्यूमन थ्रू फूड। अब वही प्लांट्स जिनमें एंटीबायोटिक्स ओवरली यूज की गई हैं, ओवर डोजेज की गई है, एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, जैसे वो ह्यूमन बींग्स उन चीज़ों को एज अ फूड कंज्यूम करेंगे तो वही जो एंटीबायोटिक्स के जो स्ट्रेन्स हैं, जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुके हैं, और जैसे ह्यूमन बींग्स में आएंगे तो वो डिजीज काज कर देंगे या उनमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट इज पोर इन्फेक्शन कंट्रोल। जो इन्फेक्शन कंट्रोल्स हैं उनमें बुनियादी चीज़ है जी हाइजीन। अगर हॉस्पिटल किसी ऐसे में एडमिट है जहाँ पर हाइजीनिक कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, सेहत तो सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, सफाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाए जाएंगे
और बजाय इसके कि क्योर हो या इलाज हो, वो मजीद बीमारी में इंसान फंसता चला जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक है, स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन लाइक मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एरियस। ये आमतौर पर हॉस्पिटल से ही डेवलप होती है, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारी किस्मों के जो हैं वो पेशेंट्स आते हैं, सारे जो हैं वो प्रॉपरली वहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। तो वहाँ की जितना भी वेस्टेज है, अगर उसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए, उसका प्रॉपरली जो है वो वेस्ट को डिस्पोज ना किया जाए, तो वो बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर हो सकते हैं। अगर जो सर्फेसिस हैं उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट ना किया जाए, या जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जो अपरेटसेस हैं, सारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी टूल्स मौजूद होते हैं, अगर उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज ना किया जाए, जो वार्ड्स हैं उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट ना किया जाए, तो ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं इनके इंट्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स की डेवलपमेंट, ये रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, और आमतौर पर रिसर्च जो है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज महसूस होती हैं, और जो न्यू एंटीबायोटिक्स हैं उनकी डिस्कवरी काफ़ी डिफ़िकल्ट, ऑन अ डिफ़िकल्ट नोट है, ये मुश्किल प्रोसेस है और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से जब तक मेडिसिन डेवलप होती है उससे पहले पहले, जबकि बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट के अंदर अपनी तादाद में डुप्लीकेशन कर लेते हैं, अपनी तादाद में दुगना इजाफा कर लेते हैं, और इसके साथ साथ इनमें कई सारे जेनेटिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से इनका डीएनए भी लाइक वाइज और साइड वाइज ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा होता है, या म्यूटेट हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, अल्टर हो रहा होता है, जिसकी वजह से न्यू स्ट्रेन्स और न्यू जो फॉर्म्स ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेशंस और जेनेटिक मेकअप्स जो हैं वो फॉर्म होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये मज़ीद मुश्किल होता चला जाता है बैक्टीरिया को कंट्रोल करना। जेनेटिक म्यूटेशन है जीन ट्रांसफ़र बुनियादी तौर पर ये बैक्टीरिया जो है उनमें कई प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू वो जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक एग्जांपल इनके अंदर जो है वो ट्रांसडक्शन, ये यहाँ पर 3 एग्जांपल्स जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है वो उनकी की गई है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल बगैर किसी दूसरे एजेंट के जो एक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद डीएनए है वो ऑटोमेटिकली उसके अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्लेस पर सडन अल्टरेशन और चेंज इन डीएनए आ जाए, तो इसे हम कहेंगे म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशंस जो हैं ये भी रेजिस्टेंस काज करने का एक कॉजेटिव हो सकते हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की 3 फॉर्म्स यहाँ पर बयान की गई हैं। सबसे पहले है कॉन्जुगेशन। ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है जिसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ जेनेटिक ट्रांसफर मटेरियल्स को डायरेक्टली कर लेते हैं। इनमें आमतौर पर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है या जो ऑर्गेनेल इस्तेमाल होती है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया यूजुअली जो है ये बैक्टीरिया सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनेलीज और मेम्ब्रेनस बोनेट ऑर्गेनेलीज और डीएनए मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो जब इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होंगी तो इनका डीएनए जो है वो थ्रेड लाइक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होगा, लार्ज इनलार्ज्ड, और इसके साथ साथ सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा, जो हम कह सकते हैं कि जो इसका इनहेरिटेड डीएनए है या जो बेस इसका न्यूक्लियर डीएनए है जिससे इसका जो है वो रेप्लिकेशन और अदर प्रोसेस कंट्रोल होते हैं, जो मेन सेंट्रल क्रोमोसोम है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा इसमें जो है वो डीएनए मौजूद होता है, जो कि एक सर्कुलर राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड जो है इसके थ्रू भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट लाजमी होता है कि ये 2 ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के लाइक साइड वाइज आएंगे तो ये मटेरियल्स का ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैक्टीरियल मीटिंग भी इसको कहा जाता है, बिकॉज एक बैक्टीरिया जिसमें किसी जो है वो स्ट्रेन का जिसमें किसी डिजीज़ की रेजिस्टेंट पाई जाती है, तो जैसे कि इसके साथ बैक्टीरिया के अटैच होगा तो ये अपनी रेजिस्टेंट वाले स्ट्रेन जो है या वो डीएनए का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देगा और ख़ुद भी जो है वो हो जाए। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह के लिए जो है वो एडवांटेजेस हो सकता है। बैक्टीरिया के लिए सर्वाइवलशिप का चांस बन सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। यूजुअली जो है वो फॉरेन डीएनए जितने भी होते हैं, जैसे वो अगर किसी वो होस्ट में मौजूद हैं या जो नियर बाय साइटोप्लाज्म के अंदर या इर्द गिर्द उनके जितना भी डीएनए मौजूद है, उस एक्सोजीनस या एक्सटर्नल डीएनए को वो इंगल्फ कर लेते हैं, अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अपने जीनोम का हिस्सा बना लेते हैं, उसके अंदर स्टेबल जेनेटिक अल्टरेशन डेवलप कर लेते हैं। इसके ज़रिए भी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन। इस प्रोसेस के ज़रिए
जो है वो इन्वायरमेंट और अपने जीनोम के अंदर इनको जो है वो ऐड कर लेते हैं। और ये भी जो है जो ट्रांसडक्शन होती है ये आमतौर पर जो एग्जांपल यहाँ पर जो है वो एक की गई थी, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो है वो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स थे। उन बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में जो है वो माउस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस माउस के एक्सपेरिमेंट के जरिए समझने की कोशिश की गई थी कि आखिर किस तरीके से जो डीएनए है या जो वायरुलेंस है या जो बीमारी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होती है। तो ये जो है वो ट्रांसडक्शन में आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कई सारे मैकेनिज्म यहाँ पर जो है वो कॉमनली प्रैक्टिस किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे है एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन। बैक्टीरिया यूजुअली कई किस्म के ऐसे एंजाइम्स पैदा करते हैं जो एंटीबायोटिक्स के, अब एंटीबायोटिक्स एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ही हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, या वो बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, वो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब कोई ऐसे जो हैं वो एंजाइम्स डेवलप करेंगे जो इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को या डेरिवेटिव्स को ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे ही ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे तो जो इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक है वो जीरो हो जाएगी। सेकेंड इज अल्टरेशन ऑफ टारगेट साइट। अब एंटीबायोटिक्स यूजुअली जो है वो अपने टारगेट तक जब पहुंचेंगी, या मिसाल के तौर पर अगर हम इस बात को बहुत आसानी से समझें तो बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने एक एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक्टिव साइट बुनियादी तौर पर वो एक्टिव पोर्शन होता है, वो एजिटेटेड पोर्शन होता है जो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। तो अब इसी तरीके से जब तक एंटीबायोटिक अपने टारगेट रेसिपिएंट रेसेप्टरी जो चैनल है उस तक नहीं पहुंच सकेगा, जब तक वो वहां पर पहुंचेगा नहीं तब तक वो अपनी जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो इन रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है वो अपने टारगेट तक कभी पहुंच ही नहीं पाती हैं, बाईपास होकर किसी दूसरी जगह जो है वो अटैच हो जाती हैं। इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जबकि जो उनका एक्चुअल इफेक्ट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, डिजीज कंट्रोल नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज इफ्लक्स पॉइंट। बैक्टीरिया जितनी भी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ही इनकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबायोटिक आता है तो ये एफ्लक्स या आउटसाइडर जो पंप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल पंप्स के जरिए इन तमाम एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स को फ्लश आउट कर देते हैं या शंट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी सर्वाइवल जो है वो एंश्योर हो जाती है। नेक्स्ट इज रिड्यूस परमिबिलिटी। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट एंटर बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल क्या करते हैं, अपनी जो सेल सराउंडिंग है या इनका जो सेल की एक्सटर्नल बाउंड्री है उस बाउंड्री को थिकन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता एंटीबायोटिक के लिए कि वो इनको रप्चर करके या पंक्चर करके पास ऑन हो सके, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कंसिक्वेंसेस या नताइज, आखिर इस रेजिस्टेंट का रिजल्ट क्या निकलता है अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो इसी तरीके से परसिस्ट होती रहे, बढ़ती चले जाए, उसका तो फ्यूचर क्या है। सबसे पहले नंबर पे ट्रीटमेंट फेलियर। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल या पैथोजेनिसिटी कंट्रोल इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी को ना चेक किया जा सके, ना कंट्रोल किया जा सके, ना प्रिवेंट किया जा सके, तो वो ट्रीटमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा और जिसके नतीजे में ह्यूमन बीइंग जो है उसकी जान भी जा सकती है। कॉमन इन्फेक्शंस भी जो हैं वो डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल हो सकेंगे ट्रीट की। रीज़न है इसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अगर बॉडी के अंदर ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स मौजूद हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक को अपने ऊपर इफेक्ट ही नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे इतनी ज़्यादा उन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है उन एंटीबायोटिक्स के लिए, इन दैट केस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी कॉमन सी डिजीज़ को भी कंट्रोल करना। यहाँ पर एक छोटी सी मैं मिसाल ऐड करना चाहूँगा। जैसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, एचआईवी या एड्स जिसको हम लोग कहते हैं। अब एड्स वायरस एक्चुअली जो एड्स है या एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एक्चुअली खुद कोई भी बीमारी नहीं, ये ह्यूमन बीइंग के जो इम्यून सिस्टम है या ह्यूमन बीइंग का जो डिफेंस सिस्टम है, मुदाफ़ियत निज़ाम है, ये इसको कमज़ोर कर देते हैं, इंतहाई वीक कर देते हैं, जिसके नतीजे में जो छोटे से छोटा जो माइन्यूट सा भी अगर जो है वो रप्चरिंग है या इन्फेक्शन है या डिजीज़ है या फीवर है, वो भी कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल हो जाता है। सेकेंड इज इंक्रीज मोर्टेलिटी, यानी कि इनमें शरह अमवात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं हम लोग, चेस्ट इन्फेक्शन की मैक्सिमम जो है वो उसको हम टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस बिकम डेडली इन रेजिस्टेंट फॉर्म्स।
अगर उसके बैक्टीरिया जो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मौजूद हैं, अगर उनमें रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए तो ये टीबी भी इंसान की जान ले सकती है। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग इलनेस। अब क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ एंटीबायोटिक यूज़ करने पर भी एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं हो पा रहा, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो जो बीमारी है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। जो बीमारी 4 माह में या 1.5 माह में कंट्रोल हो सकती है वो सारा साल तक प्रोलॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज कॉम्प्लिकेशन, और इसके नतीजे में जो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या उनके जो रिजल्ट्स हैं या इफेक्टिवनेस है, बैक्टीरियल जो है डेप्रिसिएशन है या डिग्रेडेशन है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कई जो है वो मल्टी स्पेक्ट्रम या मल्टी ब्रॉड में, मल्टी वेज में वो इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यू शुड पे, यू हैव टू पे फॉर द ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट की और मेडिसिन जितनी भी खरीदनी है उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इससे ड्रग्स जो है वो, और जितनी ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक खरीदेंगे आप, उतना ज़्यादा बिल बढ़ता चला जाएगा, और उससे जो है वो आपके हॉस्पिटल स्टेज भी बढ़ेंगे, उतना बिल आपका बढ़ता चला जाएगा। स्प्रेड ऑफ सुपरबग्स। हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हैं ये आमतौर पर फैलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर और मुश्किल आप जो है वो एंटी सोशल होना शुरू हो जाएंगे। सोसाइटी में भी आपके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। थ्रेट्स टू मॉडर्न मेडिसिन, इसके साथ साथ सर्जरीज, केमोथेरापी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हैं ये, इनमें ये चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन या जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो यूज। मिसाल के तौर पर जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, पहला तो चैलेंज होता है कंपैटिबल किडनी मिल जाना। अगर कहीं से कंपैटिबल किडनी मिल गई है, उसमें कोई इशू भी नहीं है, वो किडनी आप ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं, उसके बाद दैट मोमेंट व्हेन यू ट्रांसप्लांटेड अ किडनी इन योर बॉडी, उस लम्हे से लेकर आपके आखिरी सांस तक यू हैव, आप पूरे के पूरे जो है वो मेडिकेशन पे आ जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ती है, अदरवाइज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जो है वो आपको ही किल कर देंगे। वही जो ऑर्गन आपने यूज़ किया है, जिसको बॉडी में आपने प्लेस करवाया है, वही आपके लिए, आपकी जान लेने के लिए काफ़ी हो जाएगा। इन्फेक्शंस बिकम हार्डर टू कंट्रोल, और इन स्पेसिफिक केसेस में अब एक पर्सन है जो ऑलरेडी मेडिकली जो है वो मेडिकल कंडीशन में है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या ट्रीटमेंट कोई इनका चल रहा है, सर्जरी वगैरह, कीमो वगैरह लग रही है, ऐसे पर्सन के अंदर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ जाएगी तो उसके नतीजे में इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अगर इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो सबसे पहला जो इसका है पॉइंट वो है वाइज यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। डे 1 से लेकर एंटीबायोटिक्स को हमेशा प्रिस्क्राइब्ड वे में, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, जितनी क्वांटिटी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उतनी क्वांटिटी में और उस लम्हे उस टाइम लेना। ओनली यूज व्हेन प्रिस्क्राइब्ड। एंटीबायोटिक्स सिर्फ यूज ही तब करनी चाहिए जब उनकी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की तरफ से हो, अपनी मर्जी यहाँ पर यूज नहीं करनी। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। खुद का डॉक्टर ना बने आप, क्योंकि कई बार ऐसे होता है डिजीज कोई और होती है और मेडिसिन कोई और यूज हो रही होती है, फायदा उससे हो या ना हो, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है उस डिजीज से। कंप्लीटिंग फुल कोर्स। और सेकेंड रिक्वेस्ट ये है कि जो जितना रिकमेंडेशन डॉक्टर की तरफ से हो, ये ना कहें कि जी 3 दिन की दवाई दे दें, जी 3 टाइम की दवाई दे दें, एक खुराक दे दें। अगर डिजीज आपकी प्रॉपर डायग्नोस के नतीजे में आपको जो है वो मेडिसिन लिखी गई है, अगर वो महीनों पर मुश्तमिल ट्रीटमेंट है, तो यू शुड ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्टर। आपको अपने फिजिशियन की इंस्ट्रक्शन पे एतमाद करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलवेज फिनिश प्रिस्क्राइब डोजेज। जितनी डोजेज है और जिस भी कीमत पर आपको वो पूरी करनी है, एट एनी कॉस्ट, वो आपको प्रिस्क्राइब्ड जो है डोजेज है या जो कोर्स है उसको मुकम्मल करना होगा। इन्फेक्शन प्रिवेंशन। कोशिश करें कि जी हाइजीन का ख्याल रखें प्रॉपरली, ताकि इन्फेक्शन जो है वो हो ना सके, स्प्रेड ना हो सके, या इन्फेक्शन आपको हो ना सके। इसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह में स्टेरिलाइजेशन का, सेहत सफाई का प्रॉपर ख्याल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई किस्म के जो हैं वो पेशेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस जो हैं वो आ रहे होते हैं, और स्पेशली वार्ड्स वगैरह के अंदर भी बहुत सारे जो हैं वो
पेशेंट्स मौजूद होते हैं जो कि जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से भी जो है वो हो, जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन मौजूद हो सकती हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको और ऐसी प्लेसेस को ऐसे ट्रीट करना चाहिए ताकि वो तमाम किस्म के या मैक्सिमम फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया से जो है वो स्टेरलाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। रेगुलेशन इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें फेरबदल करना चाहिए। एक ही टाइप की या जैसे जिसको मोनोकल्चर कहते हैं, मिसाल के तौर पर गंदम बीज ली है, गंदम जब कर ली जाएगी हार्वेस्ट तो उसके बाद कपास लगा दी जाएगी या मकई लगा दी जाएगी। बजाय इसके कि 6-6 माह की 2 फसलें आप हासिल करें, आप इनकी अल्टरेशन करें, कुछ अरसा उनको रेस्ट दें, उसके फसल को रेस्ट दें और उसके बाद फिर नेक्स्ट कोई और फसल जो है वो यूज़ करें। तो इस रेगुलेशन के नतीजे में, अल्टरेशन के नतीजे में भी एक तो एंटीबायोटिक्स की जो यूजेज है वो कम हो जाएगी और उसके अलावा ज़मीन जो है उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बेहतर हो जाएंगे। इसकी वजह से और इनके साथ साथ जो है वो एंटीबायोटिक यूजेज एनिमल्स में कम से कम करें, ऐसी कोशिश करें, ऐसे फूड या ऐसी जो है वो फीड मेयर्स यूज़ करें जिनके लिए कम से कम एंटीबायोटिक्स जो है उनके इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आए। एंटीबायोटिक जितना कम यूज़ करेंगे उसके नतीजे में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ के और उनके नतीजे में एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। इसके अलावा रिसर्च जो है वो करनी चाहिए ताकि अल्टरनेटिव्स और नई एंटीबायोटिक्स वो दरियाफ्त होती रहें, बिकॉज बैक्टीरिया बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, जबकि हमें अपनी रिसर्च को इस स्पीड के साथ स्पीड अप करना होगा ताकि हम इनसे कंपटीशन में हार ना सकें। और इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। हमारी पब्लिक, भोली भाली पब्लिक को इस चीज़ से अवेयर करना कि जो मेडिसिन आप बगैर पूछे ऐसे ले आ रहे हैं और आपके कभी डॉक्टर ने कोई डायग्नोज कर दिए, आपको कोई प्रिस्क्राइब कर दी है डिजीज़, कोई मेडिसिन, उस मेडिसिन को सारा साल इस्तेमाल करने की बजाय, सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करने की बजाय एक दफ़ा अगर वो स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक है तो बजाय खुद मेडिकल स्टोर पे जाके एंटीबायोटिक को ख़रीदने के या उसको खुद ही यूज़ करने के किसी डॉक्टर से उसको प्रिस्क्राइब करवा लें और उसकी जो रिकमेंडेड डोजेज है उतनी रिकमेंडेड डोजेज ही यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस कम से कम हो सके। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल। अब इंसानी ज़िंदगी के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का रिजल्ट क्या आ रहा है, इस रेजिस्टेंस का, इस मज़ाहमत का नतीजा क्या बन रहा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जी, डेथ इंक्रीज। ह्यूमन बींग्स का एंटीबायोटिक्स के यूजेज की वजह से, ओवर यूजेज की वजह से या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की वजह से ऐसी इन्फेक्शंस आ रही हैं जिन इन्फेक्शंस को फिर एंटीबायोटिक्स किसी भी टाइप के हैवी से हैवी हाई पोटेंसी मेडिसिन जो हैं वो भी उनको ट्रीट नहीं कर पाती हैं, जिसके नतीजे में जो डेथ रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है और बहुत कीमती इंसानी जानें जो हैं उनका ज़िया हो रहा है। इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स इवन माइनर इन्फेक्शन जो हैं वो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, ये बात हम इससे पहले किसी पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स, अगर एंटीबायोटिक्स जो है वो एसेंशियल हैं मॉडर्न मेडिकेशन प्रोसेस में, तो उनमें भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पर देखना होगा। एग्जांपल है जी सर्जरीज, एज अ रिजल्ट जो है वो अनकंट्रोलेबल इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं, या हम ट्रांसप्लांटेशन की बात कर चुके हैं, जिसके नतीजे में कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनके ट्रांसप्लांट्स कामयाब नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है जब वो मिसगाइड हो जाते हैं या वो डिस्करेज हो जाते हैं मेडिकेशन की वजह से, और इतनी मेडिसिन यूज़ करने की वजह सोचते हैं कि बस ठीक है, हमारी तबीयत ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है। जिसके रिजल्ट के तौर पर उनमें अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन आ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी मौत भी वाकई हो सकती है। मेरे खुद के क्लास फेलो हैं, जो स्टेनो थे खानेवाल के अंदर, 17-14 से उनका ताल्लुक था, तो उनके साथ ही ऐसा सिलसिला हुआ था, तो इसलिए मुझे ये चीज़ काफ़ी डीपली इस चीज़ का इदराक है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कैंसर ट्रीटमेंट जिनको कीमोथेरेपी कहते हैं, तो जिसकी वजह से अब कीमोथेरेपी के नतीजे में क्या होता है, जो कैंसरस होते हैं सेल्स और उनके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके रिमूवल के लिए जो मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है, जो इंजेक्शन यूज़ करवाए जाते हैं, इसको कीमोथेरेपी कहते हैं। ये मेडिसिन बॉडी के अंदर टोटली जो है वो अल्टरेशंस कर देते हैं। आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके बाल तक झड़ जाते हैं, उनमें उनकी बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है, उनकी बॉडी कॉमन हो जाती है बहुत सारी बीमारियों के अटैक के लिए, और उनमें भी जो माइनर इन्फेक्शंस होती हैं वो भी रिजल्टेंटली हो जाती हैं बहुत हायर रिस्क के लिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये थ्रेटन करती है फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन। अब मॉडर्न मेडिसिन यूजुअली ये समझा जाता है कि जो कदीम मेडिसिन थी, चाहे वो यूनानी तिब हो या आयुर्वेद हो, उनकी निस्बत जो मॉडर्न मेडिसिन है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक ऐसा पॉइंट है जो इसकी पूरी
फाउंडेशन को शेक कर रहा है, उसकी पूरी फाउंडेशन को हिला के रख रहा है। थर्ड पॉइंट है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड सफरिंग। इसकी वजह से जो है वो बीमारी है या अम, जो सिम्टम्स हैं वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं उनके नतीजे में। ये भी हम बात पहले कर चुके हैं किसी न किसी जगह पर, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है तो इसको यहाँ पर इन लिस्ट हम लोग लाजमी तौर पर करेंगे ताकि आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि ये स्कीमा, ये मैकेनिज्म होता कैसे है। इन्फेक्शन जो है यूजुअली वो जो अपनी यूजुअल ड्यूरेशन है उससे भी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं, बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में जाती हैं, और रिकवरी जो है वो आमतौर पर स्लोअर होती है और उनकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। कोई यकीन से नहीं कह सकता कि कितना टाइम लग सकता है इनके क्योर में, इनके ठीक होने में कितना वक्त लग सकता है, इसके बारे में कोई भी जो है वो आइडिया नहीं लगा सकेंगे, कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकेंगे कब तक ठीक हो जाएगा ये। सुपरबग्स जो है, इस एग्जांपल हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है उनकी स्प्रेडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इस सुपरबग्स जो है वो कई सारी बीमारियों को अपने साथ जो है वो ले आएंगे और बीमारियां काज कर देंगे। These infections are difficult to control in hospitals and community. Usually जो congested portions होते हैं ये ऐसी जगह जहाँ पर यूजुअली हाई रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पेशेंट्स जो हैं उनके जो है वो विजिटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों के इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। मोस्ट केसेस के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं दे पुट ऑन मास्क और उनके प्रॉपरली जो है वो ग्लव्स वगैरह यूज उन्होंने किए हुए होते हैं और वो बहुत जो है वो एहतियात के साथ पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि ऐसे एंटीबायोटिक स्ट्रेन्स हो सकते हैं जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए उनकी बॉडी के अंदर, जो इससे पहले उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस ना किया। इसकी वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाते हैं, यह बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा प्री एंटीबायोटिक एरा जो है वो रिटर्न हो सकते हैं, हम एंटीबायोटिक से पहले जा सकते हैं। मतलब एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ की वजह से हम फिर उसी कदीम ज़माने में पहुंच जाएंगे जहां पर एक छोटे से छोटा जख्म भी इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो, जिनमें जो है वो चाइल्ड बर्थ इन्फेक्शंस कॉमन होती चली जाएंगी। सिंपल वुंड जो छोटे से छोटा जख्म है वो भी क्योंकि जब बॉडी जो है उसके इम्यून सिस्टम्स कमज़ोर हो जाएंगे तो उसके नतीजे में रिजल्टेंटली बहुत भयानक किस्म के रिजल्ट हासिल हो जाएंगे, जिनमें सबसे पहला सिंपल वुंड जो है वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो सकता है। सेकेंडली चाइल्ड बर्थ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी। यूजुअली हेल्दी जो है वो बच्चे लग रहे होंगे कि हेल्दी हैं लेकिन उनमें कई किस्म की इन्फेक्शन साथ साथ चल रही हैं। इसके अलावा माइनर डिजीज़ जो हैं वो भी बीमारियां इंसानी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये मेडिकल प्रोसेस को रिवर्स कर देंगी और ह्यूमन लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को जो है ये कम से कम कर देगी। अब ह्यूमन बींग्स ऐसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन चुके हैं इस प्लैनेट की कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इनकी जो मेडिकेशंस हैं या इनके जो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं इसकी वजह से इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल उनमें एक ये कट जो है वो कट पॉइंट है या ब्रेक पॉइंट है जिसकी वजह से इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। थ्रेट टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, इसकी वजह से जो है वो ये ग्लोबली स्प्रेड होते हैं ट्रैवल और ट्रेड की वजह से, क्योंकि इनकी ह्यूमन बींग्स के ट्रैवल और जो ट्रेड है ये रुक नहीं सकता। फ्लाइट्स वगैरह जो हैं वो आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा कॉमनली होती हैं तो जिन आकर होती हैं जिसकी वजह से इनकी जो है पूरी दुनिया में स्प्रेडिंग के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड क्राइसिस बन चुका है। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है? इन्फेक्शन अगर लाइफ स्टॉक के अंदर है तो ये फूड की प्रोडक्शन को कम कर देंगे, क्योंकि जो लाइफ स्टॉक है उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, तो स्टंटेड ग्रोथ वाले ऑर्गेनिजम्स बेटर प्रोडक्शन नहीं दे सकेंगे, जिसकी वजह से फार्म इकोनॉमिक लॉसेज में चला जाएगा और जो फूड क्वालिटी है वो भी बहुत डाउन हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो कंटेमिनेटेड फूड जो है उसके जब वो कंज्यूम ह्यूमन बींग्स करेंगे तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। अगर इन्फेक्ट ना भी हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स उनकी बॉडी में आ जाएंगे जिनके रिजल्टेंटली उनको जो है वो कॉमन डिजीज भी उनकी डेथ का बाइस बन जाएंगे। इसके अलावा इफेक्टिवनेस ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स प्रोटोकॉल्स एसओपीज पाए जाते हैं जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बॉडी हो जाती है तो इन एसओपीज के जरिए भी जो क्योर है या इलाज है वो नहीं हो पाता। डॉक्टर मस्ट रिलाई ऑन लास्ट रिजॉर्ट ड्रग्स विच मे बी टॉक्सिक और लेस इफेक्टिव। कोशिश करें कि सबसे जो है वो लेस जो इफेक्टिव मेडिसिन होती है वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू कराएं, चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे, लेकिन बजाय इसके कि एक जो है कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे जो है वो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ पर कहते हैं कि जी बहुत बुखार है, बहुत तबीयत ख़राब है, जी एक इंजेक्शन लगा दें हमारा बुखार उतार दें। वो यकीनी तौर पर स्टीरॉइड जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनके नतीजे में ह्यूमन बींग्स उसी वक्त ही उनका जो फीवर है या जो बॉडी में होने वाली सेंसेशंस हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल तो उस टाइम के लिए टाइमली हो जाती हैं, लेकिन उनके जो इफेक्ट्स हैं वो आफ्टर शॉक्स वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं।
इसके अलावा क्लासिक एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन की। बैक्टीरिया यूजुअली इवॉल्व होते रहते हैं क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर हम इवॉल्व नहीं होंगे तो ऐसी स्ट्रेन्स और ऐसी जो है वो मेडिसिन्स मौजूद हैं जो रिजल्टेंटली उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगी, जबकि ह्यूमन जो है वो कीप अप न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कंपटीशन बन चुका है। बैक्टीरिया के लिए अपना सर्वाइवल जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है, ह्यूमन बीइंग का अपना सर्वाइवल स्टेक पर लगा हुआ है। इनमें से सर्वाइव वो करेगा जो इवॉल्व करेगा। तो इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर नेचर हमेशा उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगी, उस ऑर्गेनिज्म को, उस पॉपुलेशन को, स्पीसीज को सिलेक्ट करेगी जो उस इन्वायरमेंट रिलेटिवली जो रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट है, जो उस इन्वायरमेंट में फिट होगा, बेस्ट फिट होगा, चाहे वो किसी भी रेस से, किसी भी स्ट्रेन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन जो किसी भी इन्वायरमेंट में बेस्ट फिट होगा वही ऑर्गेनिज्म जो है वो बच सकेगा। अदरवाइज बाकी सारे आउट कम्पीट और आउट क्लास हो जाएंगे। अब हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। एक दफ़ा ज़रा इसको हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या कुछ जो है वो देखा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बुनियादी तौर पर ये बैक्टीरिया की एबिलिटी है कि वो जो मेडिसिन हम उसके उनके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसी मेडिसिन के अगेंस्ट अपनी मज़ामत या अपनी रेजिस्टेंस डेवलप कर लें, कोई ऐसी स्कीमाज यूज़ कर लें, कोई ऐसे मैकेनिज्म यूज़ कर लें जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इनके ऊपर, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर इनका इफेक्ट ना हो सके। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है कि ह्यूमन मिसयूज और बैक्टीरियल इवोल्यूशन की वजह से। इसमें दो ही वजूहत हैं। पहली वजह है कि ह्यूमन बींग्स जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ कर रहे हैं। इनमें डॉक्टर्स की मिस हैंडलिंग भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की या जो पेशेंट है उनकी मिसलीडिंग भी हो सकती है, या खुद पे हद से ज़्यादा एतमाद भी हो सकता है कि जी हमें यही मेडिसिन सूट करती है तो हमने यही यूज़ करवानी है। तो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिनके नतीजे में ये काम हो सकता है। एंड बैक्टीरियल एवोल्यूशन, और दूसरी वजह है साइड वाइज या लाइक वाइज, हो सकता है वो ह्यूमन बीइंग एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा दूर हो, लेकिन जो उसकी जो बैक्टीरिया उसमें मौजूद हैं वो रैपिडली इवॉल्व करें, जिसके रिजल्ट में वो फिर आउट कम्पीट हो जाएं और वो इवॉल्व होके नई रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया डेवलप कर लें। इफ नॉट कंट्रोल इट कुड लीड अ पोस्ट एंटीबायोटिक एरा। अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो ये एंटीबायोटिक से बाद का ज़माना बैक्टीरिया ले आएंगे, जिसके नतीजे में जितनी भी मेडिसिन है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स रह जाएंगी, क्योंकि उन एंटीबायोटिक से ह्यूमन बींग्स पे फ़ायदा नहीं हो रहा। वेयर इवन माइनर इन्फेक्शन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, वो उस दौर में पहुंचा देंगे जिस दौर में जो हल्के से हल्का भी इन्फेक्शन है वो बीमारी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज नॉट जस्ट अ मेडिकल इशू, ये सिर्फ एक मेडिकल या मेडिकल फील्ड का मसला नहीं है। इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल, ये इंसानी ज़िंदगी के खात्मे के लिए भी जहर कातिल का रोल प्ले करता है। इफ़ अनचेक्ड इट कुड बी, अगर इसको ना रोका गया तो ये नतीजतन काम करेगा इंक्रीज ग्लोबल डेथ रेट, इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमवात का शरह बढ़ा देगा। मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में जो हम फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसिन डेवलप करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं विद सम सीडेटिव्स एंड अदर थिंग्स, वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और पुश ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स अ डेंजरस पोस्ट एंटीबायोटिक एरिया। और सबसे भयानक चीज़ वो है कि जब इन एंटीबायोटिक से कोई भी फ़ायदा हासिल ना हो और नतीजे में ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उनके छोटे छोटे इफेक्ट्स जो हैं वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए काफ़ी होंगे। अगर हम इम्पैक्ट्स देखें उसका हमने एक टेबल छोटा सा बनाया हुआ है जिसके ज़रिए हम इसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। वन साइड से स्टार्ट कर लेते हैं हम, फ्रॉम द राइट साइड, बल्कि जी। इम्पैक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल, इंसानी जो है वो बका के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले है जी प्री एंटीबायोटिक एरा के अंदर पहुंचा देना, उस ज़माने में पहुंचा दे आपको जिस ज़माने में एंटीबायोटिक्स है ही नहीं है, या एंटीबायोटिक्स का कोई वर्थ नहीं है, उनसे कोई बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर कॉस्ट, नतीजे 3, अब जिनके साथ प्लस साइन लगा हुआ है या अबव एरो लगा हुआ है तो ये निशानी है कि इनकी वैल्यू बढ़ेगी। हेल्थ केयर कॉस्ट, जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं, डॉक्टर्स की फीसें हैं वो बढ़ जाएंगी, और उनसे जो जिन्होंने हर किसी, अगर आप ये कहें कि जी एक डॉक्टर से इलाज में आपको नहीं फ़ायदा हुआ, दूसरे डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो हर डॉक्टर ने जो है वो अपना प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला यूज़ करना है, जिसके नतीजे में जो कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन है, हेल्थ केयर है, वो बढ़ती चली जाएगी। ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स हैं, दुनिया भर में जो है वो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रिजल्ट बनेगी इस चीज़ का कि जिसके नतीजे में जो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता थ्राइव होना, वो कम होना शुरू हो जाएगी, और नतीजा होगा हमारी अपनी मिसलीडिंग, हमारी अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस।
फूड सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट उसका हो सकता है, दो चीज़ें इसमें, लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर हम इंतहा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे या लाइफ स्टॉक को एंटीबायोटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाएंगे तो वो रिजल्टेंटली बाइस बनेंगे ह्यूमन बींग्स अपनी स्टंटेड ग्रोथ के, और अगर वो इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड फूड ह्यूमन बींग यूज़ करेंगे तो उनके ऊपर इनका इफेक्ट हो जाएगा। अगर वो फूड ग्रेन्स हैं या वो फ्रूट्स हैं उनको ह्यूमन बींग्स यूज़ करेंगे तो ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली उन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बाइस बन जाएंगे और उनको सडन इन्फेक्शन जो हैं उनकी ज़िंदगी खात्मे के लिए काफ़ी होंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ज़िंदगी का है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ज़िंदगी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। रिलेटेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, जिसकी बुनियाद पर तमाम जो इस एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या सोसाइटी की बिल्टअप है वो सारे का सारा ड्रॉप हो जाएगा। पहले ज़माने में ये कंसीडर किया जाता था कि ह्यूमन बीइंग का जो चाइल्ड है ये बहुत ज़्यादा, ह्यूमन बीइंग का जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, बेबी जो है ह्यूमन बीइंग का, ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेलिकेट या नर्म नाजुक एम्ब्रियो होता है इसका, और 2 साल तक ये डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। उसके बाद जाके जो है ये फीडिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी जो है वो स्ट्रेक पर थी, लेकिन जब हमने एंटीबायोटिक्स और इनके साथ साथ वैक्सीनेशन और दूसरे जो हेल्थ केयर सिस्टम की डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के नतीजे में हमने अपनी लाइफ स्पैन को मच बेटर कर लिया था। अब ये जो लाइफ स्पैन का मच बेटरनेस है ये ख़राब हो जाएगी, इसकी जो है वो एक्सपेक्टेंसी वो कम हो जाएगी। स्प्रेड ऑफ सुपरबग्स, ये सुपरबग्स स्पेसिफिक किस्म के जो हैं वो एंटी होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं या ऐसे सुपरबग्स होते हैं जो कि कई किस्म की बीमारियों के इसलिए सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो इलनेस है या बीमारियां हैं वो कंट्रोल नहीं होंगी और वो प्रोलॉन्ग रहेंगी कई कई मंथ तक, कई कई सालों तक, जिसकी वजह से इफेक्टिवली मामला ख़राब हो जाएंगे। और ट्रीटमेंट फेलियर्स, अगर हम जो है वो जो है ट्रीटमेंट्स हैं स्पेसिफिकली ट्रांसप्लांट्स की बात करते हैं, सर्जरीज की बात करते हैं, तो इनके नतीजे में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फ्यूचरली जो है वो इन केसेस में ज़्यादा सेवियरिटी दिखाएंगे, जिनके नतीजे में मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। लास्ट है जी ह्यूमन बींग्स की मोर्टेलिटी, उसमें इजाफा हो जाएगा और उसकी सबसे बड़ी वजह दो ही हैं, बैक्टीरिया का इवॉल्व होना और ह्यूमन बींग्स का मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप यूज़ इतनी ज़्यादा करेंगे तो उसके नतीजे में, और बैक्टीरिया जो है वो रैपिडली इवॉल्व करेंगे जिसके नतीजे में ये मामला हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इस सेमेस्टर, ये जो इससे प्रीवियस सेमेस्टर था उसमें ये फाइनल में एग्ज़ाम में आया हुआ था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ही अगर आप लोग पेपर में ऐड कर देंगे तो आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे।